देखिए आपका ये जो चल रहा था पुलिस रेगुलेशन 1861, उसमें एक पॉइंट लास्ट में बताना था, उसको बता दिया जाए तब आज लिखवाया जाए। यानी कि अन्वेषण की अवधि पूछा जाता है, और ये आपका बिहार से लेकर और प्रत्येक राज्य में आपका पूछा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन आपका कितने समय के अंदर आपका पूर्ण कर लेना चाहिए। इसमें लिखवाएंगे भी कोरिलेट करके। तो आपका कह सकते हैं कि पैरा नंबर 106 कहता है कि जो भी अन्वेषण है या तफ्तीश या विवेचना है, यानी कि पुलिस पूछताछ करे और एविडेंस कलेक्ट करे, तो पहला नियम ये मिला कि आप घटना स्थल पर ही अन्वेषण पूर्ण कर लीजिए। तो आपका घटना स्थल पर ही अन्वेषण या विवेचना या तफ्तीश या साक्ष्य एकत्र करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जानी चाहिए। ये किस पैरा में प्रावधानित है? 106, ये याद रखना है। जहां तक सीआरपीसी का प्रश्न है, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन या त्वरित अन्वेषण या शीघ्र अन्वेषण का प्रावधान सीआरपीसी में भी किया गया है, और सीआरपीसी की धारा 173 के क्लाज 1 में स्पष्ट लिखा गया है कि इस अध्याय के तहत जो भी अन्वेषण किया जाएगा अनावश्यक विलंब के किया जाएगा। यानी कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पूछताछ पूरी कर लीजिए और साक्ष्य भी क्या कर लीजिए, एकत्र। अगर तो पहला नियम भाई जल्दी से जल्दी कितना हुआ, पैरा 106 में घटना स्थल। इसके बाद आपका 173 का क्लाज 1 ये कहता है कि अनावश्यक विलंब के पूरा करिए, यानी कि विवेचना करने में देर न लगाइए। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि स्पीडी इन्वेस्टिगेशन या त्वरित या शीघ्र अन्वेषण सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 173 के किस क्लाज में? 1। अब आपका अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाए तो आखिर कितने दिनों में पूरा किया जाए? इसके लिए सीआर पल 173 समाप्त हो जाए भाई। फिर आपका 173 1A आपका नया खंड जोड़ा गया, और इसी इसी खंड से आपका पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना है। 173 1A से क्वेश्चन ये बना था कि अगर किसी शिशु के साथ, यानी कि बच्चे के साथ दुराचार किया जाता है तो ऐसी दशा में अन्वेषण सूचना प्राप्त होने के, यानी कि एफआईआर दर्ज करने के कितने दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा? तो आपका 2 मास। कितने दिन के अंदर? 2 मास। ये भी याद रखिए। तत्पश्चात आपका तीसरा नियम आपका पढ़ना है 167 में, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा? 167। अभी आपका बिहार एपीओ में भी ये क्वेश्चन काफी घुमावदार बना था, हमेशा बनता रहता है। पहला नियम यह है कि आप घटना स्थल पर ही अन्वेषण पूरा करिए। घटना स्थल पर नहीं पूरा कर पाते हैं तो कितने घंटों में साक्ष्य एकत्र कर लीजिए? 24 घंटा। 24 घंटा में अगर आप अन्वेषण पूरा नहीं कर पाते तो सीआरपीसी की धारा 167 के प्रक्रिया का पालन करना होगा, और आपको ऐसे अभियुक्त को निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। पेश करके रिमांड लीजिए, जो भी करिए, लेकिन 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना आप अभियुक्त को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। अब आगे बढ़िए।
24 घंटे के बाद आपका अगर 24 घंटे में भी पूरा नहीं होता तो दो समय और दिया है, एक 60 दिन का और एक 90 दिन का। यही आपका क्वेश्चन भरमाता है। अगर किसी अपराध में सजा 10 वर्ष से कम की हो, यानी कि 10 साल नहीं बल्कि 10 वर्ष से क्या हो, कम हो, तो अन्वेषण कितने दिनों में पूरा कर लेना चाहिए? तो उसके लिए 60 दिन प्रावधान है। और अगर किसी अपराध में जो दंड का प्रावधान किया गया है वह 10 वर्ष हो या 10 वर्ष से अधिक हो, यानी कि 11 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, या आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड हो, तो अन्वेषण कितने दिनों में पूरा कर लेना चाहिए? साक्ष्य कितने दिनों में एकत्र पुलिस कर ले? 90। और फिर भी नहीं करती तो कोई रोक टोक नहीं है। अगर 90 दिन में भी अन्वेषण पूरा नहीं करती पुलिस तो अभियुक्त को एक राइट मिलेगा, और वह राइट ये मिलेगा कि अगर वह जेल में है तो जमानत पाने का हकदार होगा। यानी कि अगर समय से तफ्तीश या अन्वेषण या विवेचना या अनुसंधान पुलिस पूरा नहीं करती या सीबीआई पूरा नहीं करती, जो भी एजेंसी है, तो ऐसी दशा में अभियुक्त साधिकार जमानत पाने का क्या होगा? हकदार। ये आपका नियम है। तो अन्वेषण का क्या बताया गया? समय। तो पहला समय हुआ तुरंत, तुरंत न करिए तो 24 घंटा, 24 घंटा में न हो तो कुछ मामले में 60 दिन, और कुछ मामलों में कितना? 90। जो ये त्वरित अन्वेषण, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन है, ये एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 में समाहित है। इसमें समाहित है अनुच्छेद 21 में। इस प्रकार आपका पूरी बात जो पैरा 106 से कोरिलेट करनी थी समाप्त हुई। लिखिए भाई, अब इसको थोड़ा हल्का स्पीड बढ़ाइए ताकि आज कुछ लिखिए। आपका अध्याय 3 तक लिखवाया गया था। अध्याय 4 हेडिंग डालिए। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 का अब अध्याय 4 हम शुरू करेंगे। अध्याय 4 यानी कि आपका चैप्टर नंबर 4। लिखिए, क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक। अध्याय 4 क्षेत्र निरीक्षक या मंडल निरीक्षक। सर्किल इंस्पेक्टर, इंग्लिश में कहते हैं सर्किल इंस्पेक्टर, यानी कि सीआई, या आम भाषा में इसे सीओ भी कहते हैं। आम भाषा में इसे सीओ भी कहते हैं, सर्किल ऑफिसर, लेकिन आपका सही शब्द है सीआई। देखिए, पैरा 40 से लेकर 42 तक में प्रावधान है। ये भी याद करना है किस पैरा से लेकर किस पैरा तक, तो 40 से लेकर 42। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। पैरा 40, पैरा 40। लिखिए, विवेचना का पर्यवेक्षण। हेडिंग डालिए, विवेचना माने अन्वेषण। ना तो लिख लीजिएगा, ना तो लिख लेना है। विवेचना माने अन्वेषण, अभी बताया गया, माने साक्ष्य एकत्र करना। विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना। विवेचना का पर्यवेक्षण तथा अपराधों की रोकथाम करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
क्षेत्र निरीक्षक, क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में, क्षेत्र माने हल्के में, एरिया में कह सकते हैं, क्षेत्र निरीक्षक अपने क्षेत्र में अपराध के अन्वेषण, अपराध के अन्वेषण एवं अपराध की रोकथाम, एवं अपराध की रोकथाम करता है, अपराध की रोकथाम करता है। यह अपने क्षेत्र के सभी थानों से, ये भी काफी महत्वपूर्ण वाक्य है, यह अपने क्षेत्र के सभी थानों से एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करेगा, एफआईआर की एक प्रति प्राप्त करेगा। यह अन्वेषण का, खड़ी पै देकर इसी लाइन में लिखिएगा, यह अन्वेषण का पथ प्रदर्शक होता है, यानी रास्ता दिखाने वाला। यह अन्वेषण का पथ प्रदर्शक होता है, यानी रास्ता दिखाता है दरोगा जी को। इसी लाइन में लिखे, प्रत्येक एक वर्ष में, ये भी महत्वपूर्ण है पॉइंट, प्रत्येक एक वर्ष में कम से कम एक बार, प्रत्येक एक वर्ष में कम से कम एक बार इसे अपने क्षेत्र में आने वाले, इसे अपने क्षेत्र में आने वाले थानों का निरीक्षण करना चाहिए, आने वाले थानों का निरीक्षण करना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैरा 41, पैरा नंबर 41, हेडिंग डालिए, क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य, क्षेत्र निरीक्षक के विशेष कर्तव्य। लिखिए, क्षेत्र निरीक्षक का यह विशेष कर्तव्य है कि, क्षेत्र निरीक्षक का यह विशेष कर्तव्य है कि वह सरकार के उपायों के प्रति अश्रद्धा, कि वह सरकार के उपायों के प्रति अश्रद्धा की किसी भावना की रिपोर्ट, अश्रद्धा की किसी भावना की रिपोर्ट तथा किसी आंदोलन, तथा किसी आंदोलन, कामा दीजिए, आतंक या
अफवाह फैलाने की या अफवाह फैलाने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को दे। की सूचना जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को दे यानी एसपी को दे। इसी लाइन में लिखिए यह लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का माने हथियारों की दुकानों का यह लाइसेंस प्राप्त आयुध की दुकानों का निरीक्षण कर सकता है। अब आइए हेडिंग डालिए आपका अध्याय 5। अध्याय 4 समाप्त हो गया। अध्याय 5 लिखिए भाई। चैप्टर नंबर 5 अध्याय 5 हेडिंग डालिए उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई कहा जाता है। उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी लिखिए पैरा 43 से लेकर पैरा 43 से लेकर 64 तक 64 तक 64 लिखिए। इसमें आपका लिखिए पैरा 43 हेडिंग डालिए नीचे पैरा 43 पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी का दायित्व। लिखे पैराग्राफ चेंज करके थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। थाने का भार साधक अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है तथा अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर तथा अपने प्रभार की सीमाओं के अंदर पुलिस प्रशासन का संचालन करता है। पुलिस प्रशासन का संचालन करता है पैराग्राफ लिखिए 44 छोड़ देना है। लिखिए पैराग्राफ 45 यानी कि 45 लिखिए हेडिंग भाई
गोपनीय नोटबुक रखना, गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना, गोपनीय नोटबुक रखना तथा उसमें संगत प्रविष्टियां करना। प्रविष्टि माने एंट्री। लिखिए इसमें, थाने का भार साधक अधिकारी, थाने का भार साधक अधिकारी एक गोपनीय नोटबुक रखेगा, एक गोपनीय नोटबुक रखेगा जिसमें गुप्तचरों या जासूसों के नाम होंगे, जिसमें गुप्तचरों या जासूसों, इसको मुखबिर भी कहते हैं, गुप्तचरों या जासूसों, या आप लिख सकते हैं मुखबिरों, मुखबिरों के नाम होंगे तथा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के बारे में, थाने में जो पुलिस इत्यादि है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के बारे में गुप्त सूचनाएं दर्ज की जाएंगी, गुप्त सूचनाएं दर्ज की जाएंगी। अगला लिखिए पैरा 48, पैरा नंबर 48, हेडिंग डालिए, थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य, थाने में उपस्थित रहने के समय कर्तव्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, थाने का भार साधक अधिकारी थाने का भार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहे, वह प्रतिदिन थाने में उपस्थित रहे तथा प्रतिदिन जनरल डायरी यानी कि साधारण डायरी, जीडी कहा जाता है, तथा प्रतिदिन जनरल डायरी पर यानी कि साधारण डायरी पर हस्ताक्षर करे, प्रतिदिन साधारण डायरी पर या जनरल डायरी पर हस्ताक्षर करे। लिखिए 49, पैरा हेडिंग डालिए 49, हेडिंग डालिए पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी शब्द
यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये। पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा 2 में दी गई हैं। 2 कोष्ट में ओ, 2 में दी गई हैं। यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपस्थित हों, इसी लाइन में लिखिएगा, यदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनुपस्थित हों, तब हेड कांस्टेबल को, यानी कि मुख्य आपका आरक्षी को, तब हेड कांस्टेबल को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। तब हेड कांस्टेबल को पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। लेकिन सामान्यतः वह अन्वेषण नहीं करेगा। सामान्यतः बताया गया है, लेकिन सामान्यतः वह अन्वेषण नहीं करेगा। लेकिन सामान्यतः वह अन्वेषण नहीं करेगा जब तक कि अन्वेषण करना अति आवश्यक न हो। जब तक कि अन्वेषण करना अति आवश्यक न हो। अगला पैरा लिखिए, पैरा 51, हेडिंग डालिए पैरा 51। पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य, हेडिंग डालिए पुलिस थाने के द्वितीय अधिकारी के कर्तव्य। लिखे पैराग्राफ चेंज करके, पुलिस थाने का द्वितीय अधिकारी एक उपनिरीक्षक होता है। पुलिस थाने का द्वितीय, माने थानेदार से नीचे थोड़ा, द्वितीय अधिकारी एक उप निरीक्षक होता है। अगला लिखिए है पैरा, पैरा 55, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पैरा 55, यानी कि पैरा 55। हेडिंग डालिए थाने का हेड मुहरीर। पैरा 55, थाने का हेड मुहरीर या प्रधान आरक्षी लेखक, प्रधान आरक्षी लेखक
लिखिए प्रधान आरक्षी कांस्टेबल होता है, आरक्षी लेखक लिखने वाला। लिखिए यह प्रधान कांस्टेबल, यह काट दीजिए भाई, 2 बार हो गया ना, नाम लिखवाया जा रहा है तो यह न, यह शब्द काट दीजिए, नाम तो लिखवा ही जा रहा है। प्रधान कांस्टेबल थाना मुहरीर, प्रधान कांस्टेबल थाना मुहरीर, थाने का कार्यालय लिपिक, थाने का कार्यालय लिपिक। कामा दीजिए अभिलेख रक्षक, अभिलेख रक्षक तथा लेखाकार होता है, माने हिसाब किताब करने वाला। अभिलेख रक्षक तथा लेखाकार होता है। देखिए कैमरा फिर से चालू करिए, वीडियो चली गई है। छोड़। हम्म, ये सब कुछ लिखता है, बैठा रहता है रजिस्टर लेकर सब लिखता है, हेड मुहर्रीर कहलाता है। जो साक्षर वरिष्ठ पुलिस वाला होता है उसी को बनाया जाता है, पढ़ा लिखा हो, गढ़ा ना हो, प्रतापगढ़ी जैसे पढ़ा लिखा हो थोड़ा। लिखिए भाई आपका, मैंने सामान्यतः इसी से दरोगा जी लिखवाते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। देखिए आपका झारखंड में आया भी तो क्वेश्चन कि एफआईआर कौन लिखता है, तो थाने का बाहर साधक अधिकारी खुद लिखे या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस वाले से लिखवाए। तो जो अधीनस्थ पुलिस वाले से लिखवाते हैं तो वही हेड मुहर्रीर रहते हैं, अपना टाइप वाइप करके। हाँ, तो वही हेड मुहर्रीर ही लिखते हैं। और थानेदार खुद भी लिख सकता है, माने ये नहीं कि थानेदार ने, थानेदार का ही कर्तव्य है, लेकिन थानेदार चाहे तो दूसरे से भी लिखवा सकता है। तब थानेदार कितना काम करे, दूसरे को सौंप दिया है हेड मुहर्रीर को कि लिखे, लेकिन स्वयं लिख सकता है, इसमें शक नहीं है भाई। लिखिए इसको अभी आगे। लिखिए आपका सात जनरल डायरी लिखना। हाँ, इसी में लिखना खड़े पैर देकर, अभी कहाँ पूरा, अभी तो एफआईआर वाला लिखवाना ही है। जनरल डायरी लिखना यानी कि जीडी में दर्ज करना बातें, जनरल डायरी लिखना तथा एफआईआर लिखना इसका ही कर्तव्य होता है, तथा एफआईआर लिखना इसका ही कर्तव्य होता है। अगला लिखिए आपका पैरा 58, चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार और कर्तव्य। पैरा 58 लिखना है भाई। चौकी माने पुलिस चौकी, चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी के अधिकार और कर्तव्य। पैरा 63 लिखे, इसमें लिखना नहीं है ज्यादा, पैरा 63। हाँ छोड़ दीजिए हेडिंग के बाद। पैरा 63 बीट आरक्षी के कर्तव्य, हेडिंग डालिए बीट आरक्षी, जो आपका
गश्त लगाते हैं। हाँ, बीट। बीट आरक्षी का कर्तव्य, बीट है भाई। बीट आरक्षी का कर्तव्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। पुलिस थाने, पुलिस थाने की सर्किलों या हलकों को, माने क्षेत्र को, सर्किलों या हलकों को फेरों में बांटा जाएगा। फेरों में बांटा जाएगा। और एक से अधिक कांस्टेबल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और एक से अधिक कांस्टेबल माने सिपाही, पुलिस के सिपाही, और एक से अधिक कांस्टेबल हर हलके में फेरे के लिए, और एक से अधिक कांस्टेबल हर हलके में, हलके माने क्षेत्र में, फेरे के लिए नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखिए। सामान्य रूप में, सामान्य रूप में किसी कांस्टेबल को लगातार 3 दिन और 2 रात से अधिक, लगातार 3 दिन या नहीं, और लिखिए भाई, लगातार 3 दिन और 2 रात से अधिक थाने या चौकी से, थाने या चौकी से बाहर नहीं रहना चाहिए, थाने या चौकी से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगला लिखे अब अध्याय 6, 5 भी समाप्त हो गया। अध्याय 6, अध्याय 6, सशस्त्र पुलिस, आर्म्स फोर्स। सशस्त्र पुलिस माने जो हथियार ली रहती है। सशस्त्र पुलिस पैरा 65 से लेकर 72। सशस्त्र पुलिस पैरा 65 से लेकर 72 तक, पैरा 65 से लेकर 72 तक। लिखिए आपका 65, पैरा हेडिंग डालिए नीचे, पैरा 65 या 65। हेडिंग डालिए सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य। सशस्त्र पुलिस के कर्तव्य, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। पुलिस की यह शाखा पुलिस उप महानिरीक्षक के, यानी डीआईजी कहा जाए, पुलिस की यह शाखा माने सशस्त्र पुलिस, पुलिस की यह शाखा पुलिस उप महानिरीक्षक के, यानी कि इसको शॉर्टकट में कहते हैं डीआईजी,
डीआईजी, पुलिस उप महानिरीक्षक के विशेष नियंत्रण के अधीन होती हैं। विशेष नियंत्रण के अधीन होती है। यह खजानों यह खजानों कामा दीजिए तहसीलों यह खजानों कामा दीजिए तहसीलों कामा दीजिए हवालातों कामा दीजिए बंदियों तथा सरकारी संपत्ति की रक्षा करे की रक्षा करती हैं। तथा हिंसा के अपराध को दबाना तथा हिंसा के अपराध को दबाना एवं खतरनाक अपराधियों का पीछा करना खतरनाक अपराधियों का पीछा करना इनका कर्तव्य होता है। इनका कर्तव्य होता है। अगला लिखे पैरा 68। पैरा 68 लिखिए दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। दंगा या बलवा के अवसर पर मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। लिखिए जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दंगा या बलवे को कुचलने के लिए दंगा या बलवे को दबाने के लिए लिखिएगा दंगा या बलवे को दबाने के लिए पुलिस को आदेश देना होता है। पुलिस को आदेश देना होता है। तब वह वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को तब वह वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसा आदेश देगा। अब कौन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है देखा जाएगा। वह वहां उपस्थित लिखिए पुलिस काट दीजिए वह वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आदेश देगा। मैंने अगर कांस्टेबल हैं और एसपी साहब हैं तो एसपी को आदेश दिया जाएगा कि पुलिस से दंगा बलवा को क्या करिए
दबवाइए, ये मतलब इसका। पैरा 70 लिखिए, 70 चांस रहता है पूछने का, 70। पैरा 70, पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध, पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संबंध में, पुलिस द्वारा भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग किए जाने के संबंध में अनुदेश, अनुदेश। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है। लिखिए, भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखिए, भीड़ के विरुद्ध पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किए जाने के संबंध में, बल का प्रयोग किए जाने के संबंध में कुल 5 खंड दिए गए हैं, कुल 5 खंड दिए गए हैं, जिसमें इसके लिए नियम बताए गए हैं, जिसमें इसके लिए नियम बताए गए हैं। जो निम्नलिखित हैं, खंड वाइज लिखिएगा, खंड ए में लिखिएगा। जो निम्नलिखित हैं, 5 खंड है, पांचों को एक एक 2-2 लाइन लिखना है। ए लिखिए, विधिक प्राधिकारी, विधिक प्राधिकारी, लिखिए, बल का प्रयोग करने का आदेश। हाँ, इसी में खंड क में या फर्स्ट में, वही यहाँ लिखिए, इसमें ये हेडिंग थी, विधिक प्राधिकारी, इसी में लिखिए, बल का प्रयोग, बल का प्रयोग करने का आदेश उच्चतम पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना चाहिए। उच्चतम पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना चाहिए। यदि कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो, यदि कोई मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो, तब वहां उपस्थित पुलिस के, तब वहां उपस्थित पुलिस के देखिए, खंड ख में था, लेकिन वहीं देखिए, आपका जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट न हो तो आपका पुलिस के अधिकारी कमांड करेंगे, ये खंड ख में दिया गया है। और इसको एक वाक्य बोलिए तो उसको,
यदि से काट दीजिए, नया लिख। फिर एक बार देखिए भाई, यदि कोई का मजिस्ट्रेट उपस्थित न हो, ये लाइन ही काट दीजिए, ये लाइन काट दीजिए। इसको खंड ख में लिखना है। नीचे लिखिए खंड ख। हाँ, ये पूरा हो गया, विधिक प्राधिकारी। खंड ख लिखिए। खंड ख में लिखिए, वो खंड ख वाला ए में ही समाहित हो गया था, अलग अलग खंड हैं भाई। लिखिए खंड ख में, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त न की जा सकती हो, प्राप्त न की जा सकती हो, ऐसी दशा में बल का प्रयोग करने का आदेश ऐसी दशा में बल का प्रयोग करने का आदेश वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। वहां उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। अगला लिखे खंड सी। सी भी पूछा जाता है ज्यादा। खंड सी लिखिए, दूसरा खंड हो गया। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए आपका, बल प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत। हेडिंग डालिए। हाँ, खंड सी या ग, बल प्रयोग को शासित करने वाले मुख्य सिद्धांत पैराग्राफ चेंज करके लिखे। कुल 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कुल 7 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अगला खंड लिखिए डी या घ। खंड घ लिखिए। खंड घ, आग्नेयास्त्र के प्रयोग को, आग्नेयास्त्र माने आयुध इत्यादि, आग्नेयास्त्र के प्रयोग को शासित करने वाले नियम, आग्नेयास्त्र के आग्नेयास्त्र के प्रयोग को शासित करने वाले नियम। ये खंड घ चल रहा है या डी? लिखिए इसमें, इसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं। 5 सिद्धांत। अब खंड ई लिखिए या खंड अंग। खंड अंग या खंड ई भी कह सकते हैं। लिखिए हेडिंग, पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए, पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कि कब आग्नेयास्त्र का
पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कि कब आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है। कब आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना आवश्यक है, कमा दीजिए। अन्य विस्तृत अनुदेश डिटेल में बताया गया है। अन्य विस्तृत अनुदेश, अन्य विस्तृत अनुदेश। अब अगला लिखिए अध्याय, अध्याय 7। अध्याय 7, सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व। अध्याय 7, सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व। सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व पैरा 73 से लेकर 78। पैरा 73 से लेकर 78 तक। इसमें केवल एक पैरा आपको पढ़ना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए पैरा 74। एक केवल पैरा पढ़ना है, इधर और छोड़ देना है। पैरा 74 हेडिंग डालिए, सशस्त्र रिजर्व की सेवा कार्य क्रमावली का तरीका। सशस्त्र रिजर्व की सेवा कार्य क्रमावली का तरीका। लिखिए, एक क्वेश्चन बनता है। लिखिए, सामान्यतः किसी सशस्त्र पुलिस को, इसमें लिखिए सामान्यतः किसी सशस्त्र पुलिस को 2 मास से अधिक रिजर्व में नहीं रखना चाहिए। 2 मास से अधिक, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 2 मास से अधिक रिजर्व में नहीं रखना चाहिए। अब लिखिए आपका अध्याय 8, चैप्टर 8, माउंटेड पुलिस यानी कि घुड़सवार पुलिस। अध्याय 8, घुड़सवार पुलिस या माउंटेड पुलिस। पैरा 79 से लेकर 88। पैरा 79 से लेकर 88 तक। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है और बताया गया था कि 79 से भी आपका क्वेश्चन बना है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। पैरा 79 हेडिंग डालिए, पैरा 79 घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। ये क्वेश्चन बन चुका है। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इस पैरा में घुड़सवार पुलिस के, इस पैरा में घुड़सवार पुलिस के
कुल 7 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 7 कुल 7 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित हैं। जो निम्नलिखित हैं। 1 2 करके लिखिएगा। पहला लिखिए। 7 कर्तव्य यहाँ लिखना पड़ेगा, अंदर से ही पूछ सकता है। पहला लिखिए, सड़कों पर गश्त लगाना। फर्स्ट या पहला, सड़कों पर गश्त लगाना। सेकंड लिखिए, कैदियों और कोष की रक्षा करना। कैदियों और कोष की रक्षा करना, खजाने की। कोष ना है तो लिखिए खजाना। कोष की रक्षा करना। तीसरा लिखिए, अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाओं को ले जाना। अत्यधिक आवश्यकता की सूचनाओं को ले जाना। चौथा लिखिए, चौथा अपराधियों का पीछा करना। चौथा लिखिए, अपराधियों का पीछा करना। पांचवा लिखिए, सुनियोजित डकैती तथा सुनियोजित डकैती तथा अन्य उपद्रवों का दमन करना। सुनियोजित डकैती तथा सुनियोजित डकैती तथा अन्य उपद्रवों का दमन करना, कुचल देना। छठवां लिखिए, उत्सवों में मार्ग रक्षा करना। उत्सवों में मार्ग रक्षा करना। छठवां है, उत्सवों में यानी कि जब समारोह हो तो उत्सवों में मार्ग रक्षा करना। और सातवां है आपका, यातायात नियंत्रण के कर्तव्य, यानी कि यातायात या ट्रैफिक को कंट्रोल करना, जाम उम न लगे। यातायात नियंत्रण के कर्तव्य। अगला लिखिए पैरा 83। हेडिंग डालिए पैरा 83। पुलिस अधीक्षक द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक द्वारा अश्वरोही दल का निरीक्षण। अगला लिखिए पैरा 84। हेडिंग डालिए, इसमें और नहीं लिखना, आगे लिखिए। लिखिए पैरा 84, ये हेडिंग है। घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम। घुड़सवार पुलिस के प्रशिक्षण का नियम।
लिखिए यदि नए व्यक्ति घुड़सवार पुलिस में भर्ती होते हैं, यदि नए व्यक्ति यदि नए व्यक्ति घुड़सवार पुलिस में भर्ती होते हैं, तब उन्हें 2 साल तक 2 वर्ष तक तब उन्हें 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। प्रोबेशन पर निगरानी में परिवीक्षा पर रखा जाएगा 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा, निगरानी होती है, रखा जाएगा। लेकिन लेकिन यदि कोई पैदल पुलिस घुड़सवार पुलिस में स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन यदि कोई पैदल पुलिस घुड़सवार पुलिस में स्थानांतरित किया जाता है, तब उसका परिवीक्षा काल 8 मंथ होगा, 8 माह होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 साल और 8 माह। अगला लिखिए भाई आपका पैरा 85, घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का प्रशिक्षण। लिखिए घुड़सवार पुलिस को स्काउट शिक्षा का प्रशिक्षण। लिखिए इसी में घुड़सवार पुलिस को स्काउट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रेनिंग दी जाती है। स्काउट वर्दी वर्दी पहन के लड़के स्काउट करते हैं ना, कोर्स। तथा घोड़े को गोली चलते समय, अंडरलाइन कर लीजिएगा ये, तथा घोड़े को गोली चलते समय खड़ा रहना या आग में ताप सहना सिखाया जाएगा। घोड़े को गोली चलते समय खड़ा रहना या आग में ताप सहना सिखाया जाएगा। ₹86 लिखिए, पैरा 86। हेडिंग डालिए घुड़सवार पुलिस के आरक्षी की मुख्य आरक्षी, आरक्षी माने सिपाही होता है। घुड़सवार पुलिस के आरक्षी की, आरक्षी माने सिपाही, आरक्षी की मुख्य आरक्षी पद पर
पदोन्नति के नियम। मुख्य आरक्षी पद पर पदोन्नति के नियम। लिखिए, ऐसे मामलों में ऐसे पुलिस वाले को 3 मास का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसे मामलों में ऐसे पुलिस वालों को 3 मास का अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर में होगा। वहीं एपीओ का भी प्रशिक्षण होता है भाई, मुरादाबाद में आपका ट्रेनिंग सेंटर है। पुलिस का भी है और एपीओ भी वहीं जाते हैं ट्रेनिंग करने, मुरादाबाद। अगला लिखे पैरा 87। घोड़ों का ट्रकों तथा घुड़सालों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षित होना। घोड़ों का ट्रकों माने ट्रक में चढ़ पाएगा घोड़ा। घोड़ों का ट्रकों तथा घुड़सालों में, घुड़साल मतलब जहाँ घोड़े रखे जाते हैं, घोड़ों का ट्रकों तथा घुड़सालों में प्रवेश हेतु प्रशिक्षित होना। यानी घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि वह ट्रक पर भी चढ़ सके और आसानी से जहाँ घोड़े रखे जाते हैं वहाँ जा सके, हिनहिनाए न, ये नहीं कि दुलत्ती मारकर भाग जाए। तो ये पुलिस का कर्तव्य है कि वह घोड़ों को क्या दे, ट्रेनिंग दे। तो आपका अगला क्लास भाई आपका सोमवार को ही चल पाएगा। और सोमवार को आपका जो शेड्यूल रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक हिंदूला चलेगा और 5 बजे से आपका यानी ये पुलिस एक्ट और सीआरपीसी चलेगी। 5 से 6, 6 से 7। थोड़ा बहुत समय आपका उधर, क्योंकि मौसम अब सही हो रहा है तो उधर 7:15, 7:20 तक हम करेंगे। मैंने 7:20 उस तक, 7:15, 7:20 तक आप मैंने 7:30 से पहले हम छोड़ देंगे। अभी जैसे कि 7 बजे, 7:05 ये छोड़ा जा रहा है तो दिन भी थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो आपका 4 बजे से हिंदूला शुरू होगा और जो लोग भाई आपका पढ़ना चाहते हैं हिंदूला 4 बजे आए, और जो लोग केवल एपीओ यानी कि पढ़ना चाहते हैं वो लोग 5 बजे आए। मैंने शेड्यूल बताया जा रहा है। सोमवार से आपका इंग्लिश भी शुरू हो जाएगी ऑनलाइन और आपका सुबह वाला बैच भी सही शेड्यूल हो जाएगा। सुबह भी आपका सीपीसी, टीपी और कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा सोमवार से। थोड़ा उधर आपका हल्का सा समय बढ़ाएंगे क्योंकि मौसम अब कुछ सही हो रहा है, इतना नहीं, बहुत ठंडी नहीं है। सोमवार को आइए।